हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय। बहुत समय बाद आप लोगों से मिलना हुआ यूट्यूब पे, लगभग तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं एंड आई एम हियर फिट एंड फाइन डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक दीज डेज, जो बहुत ही ज्यादा सवालों के घेरे में है। राजनीतिक दलों का बंटवारा हो चुका है इस टॉपिक को लेकर के एंड कई जगह इसको एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। लेकिन वी एज लॉ स्टूडेंट्स, वी एज जुडिशरी एस्पिरेंट्स इस टॉपिक को बहुत बारीकी से डिटेल में समझेंगे ताकि आप लोग एक सही प्रिपरेशन कर सकें। और अगर ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आता है, चाहे प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में, या ही इंटरव्यू राउंड में, आप इसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हों। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये लॉ का सब्जेक्ट होने के साथ ही जीके का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ एक बात और कि आप लोग इस वीडियो के नोट मेकिंग भी कर सकते हैं और इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल @द शुभम सर पे भी मिलेगी। सो कॉपी और पेन लेकर के फटाफट से देखते हैं कि क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल और क्यों ये बहुत ही ज्यादा एक विवादित टॉपिक बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि शुभम सर, हमें कॉन्स्टेंटली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और अगर आपके द्वारा एमसीक्यू प्रोवाइड हो सके तो थोड़ा मदद कर दीजिए। तो मैं और हमारी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट, फ्री स्मॉल लिटिल टाइनी मिनी मॉक्स लेकर के आए हैं, जो कि डेली अपडेट होंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने वाले हैं, जिसके लिए आप सुपर कोचिंग जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे जाकर के डेली बेसिस पे इन सुपर ट्रायथलॉन्स को अटेंड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझते हैं कि एक्चुअली ये पूरा इशू है क्या। पूरे इशू पे चलने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि हम क्या क्या चीजें इस वक्फ एक्ट के बारे में समझना चाहेंगे और समझेंगे, जिसको जानना जरूरी है ये समझने के लिए कि आखिर ये अमेंडमेंट बिल 2024 का इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो यहां पे इन 7 बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य, वक्फ का मतलब, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है, कि लेजिस्लेटिव चेंजेस और डेवलपमेंट क्या रहे हैं वक्फ एक्ट को लेकर के, कौन से इश्यूज हैं जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से या तो क्रिएट हुए या फिर डिस्प्यूट्स की तरह अराइज हुए, क्या स्टेप्स हैं जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए बिफोर दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड दिस अमेंडमेंट बिल, और क्या ऐसे की फीचर्स हैं जो कि इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी इस पूरी अमेंडमेंट बिल में। तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये ऑब्जेक्टिव क्या होल्ड करता है। सो ध्यान से देखिएगा, दिस बिल एम्स टू अमेंड द वक्फ एक्ट टू रिड्रेस द इश्यूज एंड चैलेंजेस रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज। देखिए, आपको एक चीज समझा दूं कि सिर्फ ये ना सोचिए कि ये अमेंडमेंट बिल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को ही देखने के लिए बनाया गया है, किंतु ये देखने में वैसा ही लगता है। ठीक, यानी कि जो ये पूरा अमेंडमेंट बिल है ये देखने में इस प्रकार का लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी के रेगुलेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट को होल्ड करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, फेसेट्स हैं, उनको देखिएगा। इट सीक्स टू इंप्रूव द administration and management of Waqf properties in India. It aims to overcome the shortcomings of the previous act and enhance the efficiency of Waqf boards by introducing changes such as renaming the act, यानी पुराना वाला 1995 का act, updating the definition of Waqf, improving the registration process and increasing the role of technology in managing the Waqf records। यानी कि एक बात नहीं है जो कि इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा लाई जा रही है, बहुत से फेसेट्स हैं जो कि कवर किए जाएंगे इस बिल के द्वारा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें से भी जो मेडिवल हिस्ट्री रही है वो 2 मेजर भागों में डिवाइडेड है। अगर हम दिल्ली के पोर्शन की बात करें, हमारे पास वैसे मराठास और बहुत सी तगड़ी सदर्न डायनेस्टीज रही हैं, लेकिन जो दिल्ली का पूरा एरिया रहा है वहां पे 2 हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट फेसेट्स रहे हैं, किंगडम्स रहे हैं, या आप कह सकते हैं रूलर्स रहे हैं।
ठीक, छींक आ रही थी पर रुक गई, आ ही गई। ओके, सो अब जरा इसको समझते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। सो मेडिवल इंडिया में जब आप दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज रही हैं, SKTSL, यानी कि आपके स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था और उसको किसने हरा करके मुगल साम्राज्य की एक स्थापना की थी दिल्ली में। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब देखिए, इन इंडियन हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कैन बी ट्रेस बैक टू द अर्ली डेज ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन सुल्तान मुइजुद्दीन साम घाउर dedicated 2 village in favor of Jama Masjid of Multan and handed its administration to शेखुल इस्लाम। ठीक, तो क्या किया गया भाई, एक व्यक्ति थे इनके द्वारा, ठीक है, इनका नाम है सुल्तान मुइजुद्दीन साम घौर, इनके द्वारा 2 गांव को किसको दे दिया गया, मुल्तान जो आज पाकिस्तान में है उसकी जामा मस्जिद को, और एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया, शेखुल इस्लाम को। एज दिल्ली सल्तनत एंड लेटर इस्लामिक डायनेस्टीज फ्लरिश, यानी दिल्ली सल्तनत और जो मुगल्स हैं वो फ्लरिश किए इंडिया में, द नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज केप्ट इंक्रीजिंग इन इंडिया। ठीक, तो वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो बढ़ती गई, शुरुआत वहां से हुई लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बढ़ी। दिस वाज, ठीक है, there was a case made for abolition of waqf in India in the late 19th century when a dispute over a waqf property ended up in Privy Council of London during the days of British Raj। हुआ क्या भाई, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के एक डिस्प्यूट अराइज हुआ और उसको फाइल कहां किया गया, लंदन में प्रिवी काउंसिल में, ब्रिटिश राज के दौरान। तो जो ब्रिटिश राज में और प्रिवी काउंसिल में 4 जजेस थे जिन्होंने इस मामले को डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि वक्फ क्या है, इट इज अ परपिचुटी ऑफ वर्स्ट एंड द मोस्ट परनिशियस काइंड, यानी कि वक्फ का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो गलत है, एक ऐसी परपिचुटी है, एक ऐसी निरंतरता है जो कि संपत्ति को रोकती है और ये एक परनिशियस काइंड की है, यानी कि एक गलत तरीके की प्रॉपर्टी एक्विजिशन और होल्डिंग है। ठीक, हाउएवर द डिसीजन by the 4 judges was not accepted in India, क्योंकि इन्होंने वक्फ को क्या कर दिया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। एंड द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 saved the institution of वक्फ in India। Since then no attempt has been made to curb the वक्फ, यानी कि वैलिडेशन कहां से मिल गया वक्फ को, 1913 के एक्ट से। अब ये तो रहा ओरिजिन ऑफ वक्फ। आप समझते हैं कि की लेजिस्लेटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया थ्रू वक्फ एक्ट, यानी कि एक वक्फ एक्ट आपने देखा कब, 1913 का, उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुए उसको समझते हैं। सो देखिएगा, द वक्फ एक्ट 1954, ठीक है, वक्फ हैज ओनली बीन स्ट्रेंथेंड post the independence, and the Waqf Act of 1954 passed provided a pathway towards the centralization of Waqf। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नाम ध्यान में रखिएगा, CWC काम आने वाला है, ठीक, ऑफ इंडिया, a statutory body was established in 1964 by the government of India under this Waqf Act। This central body oversees the work under various states of Waqf boards, which were state Waqf boards, which were established under the provisions of section 9(1) of the 1954 Act। यानी कि एक सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी बना दी गई, जिस प्रकार से आरबीआई है और आरबीआई के अंडर बाकी के सारे जो बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक बैंक्स हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, वो ऑपरेट करते हैं, उसी प्रकार से सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्रिएट किया गया। ये मैं एक एनालॉजी के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो प्रिपेयर किया गया और उसके अंडर सारे जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं वो उस सेंट्रल वक्फ काउंसिल की क्या गए, सरपरस्ती में आ गए, उनकी निगरानी में आ गए, उनके रेगुलेशन में आ गए। तो सीडब्ल्यूसी का काम यह था कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके रेगुलेशन को क्या करे, उसका ध्यान रखे, एडमिनिस्ट्रेशन करे प्रॉपर्ली। ठीक, आगे देखिए, जब इसका क्रिएशन हुआ तो फर्दर वक्फ एक्ट आया 1995 का। अब 1954 के एक्ट से हमें सीडब्ल्यूसी मिल चुका है और एसडब्ल्यूबीज मिल चुके हैं। अब देखिए 1995 का एक्ट क्या करता है। This act was made even more favorable to Muslims in 1995, which made it an overriding law। The Waqf Act 1995 was enacted to govern the administration of Waqf properties, religious endowments in India। Religious endowment का मतलब होता है एक तरीके का धार्मिक चढ़ावा।
अब उसको मैनेज करने की बात किसमें की गई? 1995 के इस एक्ट में। हम इसको एक्ट नाम से रेफर करेंगे। It provides for the power and functions of Waqf Council, the state Waqf boards and the chief executive officer and also the duties of मुतवल्ली। अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मुतवल्लीज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ वक्फ। ठीक, तो उन सभी की पावर्स को, उनके फंक्शंस को सेंट्रल वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बात करता था। दिस एक्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पावर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल दैट एक्ट्स इन ल्यू ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि जो आपका वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, वक्फ ट्रिब्यूनल्स बेसिकली एक ऐसी बॉडी थे जो कि वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स आते थे उनको सुनता था। ठीक, अब ये वक्फ ट्रिब्यूनल्स को इक्वेट कर दिया गया कि भैया ये क्या है, ये सभी सिविल कोर्ट्स हैं अपने आप में, और जो भी वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा उसके खिलाफ जाकर के आप सिविल कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते। यानी बात अब यह हो जाती है कि अगर वक्फ किसी संपत्ति को अक्वायर करता है तो उस संपत्ति से रिलेटेड आपका अगर कोई भी विवाद हो तो आप उस विवाद को खाली वक्फ ट्रिब्यूनल में ही ले जा सकते हैं, किसी भी साधारण सिविल न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, यह बात हो जाती है तो आगे देखिए, द वक्फ ट्रिब्यूनल्स आर डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट्स एंड रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज्ड बाय सिविल कोर्ट्स अंडर सीपीसी 1908, the decision of tribunal shall be final and binding on all the parties. No suit or legal proceedings shall lie under any civil court, thus making the Waqf tribunal decision above the civil court। यानी कि सिविल कोर्ट की फिर कोई हैसियत नहीं है, पूरी की पूरी पावर किसके पास आ जाती है? वक्फ ट्रिब्यूनल के पास आ जाती है। अब देखिए 1995 के एक्ट के बाद एक 2013 का अमेंडमेंट भी आया जिसमें यह बोला गया कि सम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वर अमेंडेड इन द ईयर टू मेक द मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। क्योंकि अभी तक ये समझ में आने लगा था कि जो वक्फ एक्ट है 1995 का, वो अपने आप में एक सुप्रीमेसी दे रहा है। किसको? आपके सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, साथ ही साथ आपके स्टेट वक्फ बोर्ड को और आपके वक्फ ट्रिब्यूनल को। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। ये चीज वापस से इंडक्ट करने की कोशिश की गई 2013 में। हाउएवर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इट वाज फेल्ट दैट द एक्ट डिड नॉट प्रूव इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ बोर्ड। यानी कि जो ये संशोधन लाया गया 2013 का, वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब एक वक्फ रिपील बिल 2022 इंट्रोड्यूस होता है। यहां से जो पॉलिटिकल एक डिबेट है वो शुरू होती है। क्यों? For the purpose of achieving a more equitable arrangement and treatment of bodies such as Waqf and other recognized religious entities established under similar intent, the aforesaid Waqf Act 1995 as amended was tabled in Rajya Sabha on December 8, 2023। मतलब वक्फ रिपील बिल आता है और इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या बताया जाता है राज्यसभा में कि भाई सिर्फ वक्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, वक्फ की तरह ही और भी कई रिलीजन्स में अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके द्वारा जो रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार हो, उसको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, यह भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो वक्फ रिपील बिल आता है 2022 में। अब यहां तक तो बात आ गई क्या कि भाई लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर स्टेट वक्फ बोर्ड से इतनी समस्या बनी क्यों, क्या दिक्कत आई स्टेट वक्फ बोर्ड के फंक्शनैलिटी में, जबकि आप देखते हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। फिर स्टेट वक्फ बोर्ड से प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होना शुरू हुई, उसको देखिए। सो द मेजर इश्यूज हाईलाइटेड बाय द स्टेक होल्डर्स आर ऑफ लिमिटेड डाइवर्सिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ बोर्ड। सबसे पहला और सबसे जो बेसिक एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो कि ये कहते हैं कि भैया वक्फ सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा है। सबसे पहला और सबसे वैलिड एक बेसिक पॉइंट यह है कि भाई जब वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसको संगठित किया जाता है, तो डाइवर्सिटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इसके मैनेजमेंट में आपको गैर मुस्लिम लोग देखने को मिले, यानी कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग ही वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी क्या थी? बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। मिसयूज ऑफ पावर बाय मुतवल्लीज, यानी कि जो मुतवल्लीज थे, जो मैनेजर थे प्रॉपर्टीज के, उनके द्वारा अपनी पावर्स को काफी ज्यादा ओवर हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा वायर्स यूज किया गया।
फर्दर नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज बाय मुतवल्लीज, ना सिर्फ उन्होंने प्रॉपर्टी अक्वायर करी, प्रॉपर्टी का अब्यूज किया, अपितु उनके द्वारा प्रॉपर्टी के प्रॉपर अकाउंट्स भी मैनेज नहीं किए गए। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम किया, तो कोर्ट्स ने यह सवाल किया कि भाई एक बात बताइए, शाहजहां ने क्या किसी भी ऑर्डर में भाई या किसी भी डॉक्यूमेंट में यह लिखा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं? तो यही बात यहां पे आ जाती है कि कहीं पे भी एक प्रॉपर एक अकाउंटिंग जो होनी चाहिए मुतवल्ली के द्वारा, वो कई जगहों पे लैक्यूना में रही। आगे देखिए, लैक ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज। अब देखिए, चाहे प्रॉपर्टी किसी के पास भी रहे, वो एक रेवेन्यू पेइंग अथॉरिटी को आंसरेबल होती है। यानी कि जैसे लोकल एरियाज में रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, हम मध्य प्रदेश में रहते हुए एमपी एलआरसी पढ़ते हैं, यूपी में रहते हुए यूपी एलआरसी पढ़ते हैं, लैंड रेवेन्यू कोड्स होते हैं, उसी प्रकार से जितनी भी बॉडीज होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी एक प्रॉपर्टी हो जिनकी एक संपत्ति हो, उन सभी बॉडीज को क्या करना होता है? रेवेन्यू अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेशन में वर्क करना होता है। प्रॉब्लम यह हुई कि किसी भी प्रकार का एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं स्टैब्लिश किया गया स्टेट वक्फ बोर्ड्स और रेवेन्यूज अथॉरिटीज के द्वारा। इश्यूज ऑफ रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, क्योंकि कई दफा यह देखा गया कि वक्फ बोर्ड जो थे वो प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट कर ले रहे थे, और उनको जब निकालने का प्रयास होता था, उनको जो रिमूव करने का प्रयास होता था, उसको क्या किया जाता था? विफल कर दिया जाता था वक्फ बोर्ड के द्वारा। रजिस्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, स्वीपिंग पावर ऑफ वक्फ बोर्ड्स फॉर क्लेमिंग प्रॉपर्टीज रिजल्टिंग इन डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन, non-applicability of Limitation Act resulting in creating disharmony among the communities and low and negligible income from वक्फ प्रॉपर्टीज। ये बहुत से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड जो है और उसका जो संचालन है वो पूरी तरीके से सवालिया घेरे में आ जाता है। अच्छा, जब आप इसके आगे बढ़ते हैं तो आप समझते हैं, देखिए और क्या इश्यू आता है? इररिवोकेबिलिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। ये मेजर इश्यूज हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हैज लेड टू वेरियस डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स। भैया देखिए, हम लोग ये समझते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो वो परपेचुइटी के रूल के अगेंस्ट ये रूल चलता है। यानी कि प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा परपेचुइटी में रहेगी उतनी ही उसकी वैल्यू और उसकी जो एक हम कहते हैं महत्व है वो गिरता चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो प्रिंसिपल क्या चलता है वक्फ प्रॉपर्टी के साथ? वंस अ प्रॉपर्टी हैज बीन मेड अ वक्फ, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द वक्फ, some of which, like the claim on 2 islands in Bet Dwarka, have been deemed perplexing by the courts। तो कोर्ट्स ने भी कहा है कि भैया कई ऐसी जगह हैं जो कि वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ संपत्ति क्लेम की गई, किंतु सही मायनों में वो वक्फ की संपत्ति नहीं होती, नहीं बनती। आगे देखिए, लिटिगेशन एंड मिसमैनेजमेंट। द वक्फ एक्ट 1995 एंड इट्स 2013 अमेंडमेंट have been criticized for inefficacy, leading to issues like encroachment, mismanagement, ownership disputes and delays in registrations and surveys। भाई कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति खाली पड़ी हुई है, अचानक से उसे एक दिन पता चलता है कि उसकी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड ने अक्वायर कर ली है। मामला अगर डिस्प्यूट में बाय एनी चांस चलाया भी जाए तो कहां चलाया जाएगा? वक्फ ट्रिब्यूनल में चलाया जाएगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल में जब मामला चलेगा तो डिसाइड भी वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, जिसकी कोई अपील कहीं नहीं पहुंचनी है। तो ये बहुत ही मेजर कंसर्निंग इश्यूज रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन में भी डिलेज आ रहे हैं, और सर्वे कंडक्ट होने में भी बड़ा समय लग रहा है कि भैया कोई प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को बिलोंग करती है या नहीं करती है, इसका सर्वे ही नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली तो सर्वे में इतना डिले होगा कि प्रॉपर्टी तब तक किसके पास रहेगी? वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। फर्दर, अ नंबर ऑफ इश्यूज हैव आल्सो बीन कम्युनिकेटेड टू द मिनिस्ट्री रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप, title and possession of work properties, complaints and grievances of registration, functioning of tribunals and related large scale litigations etc। भाई जब मामला जो है वो वक्फ बोर्ड का है
और डिसाइड भी वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ग्रीवांसेस का नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अगर आप सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल आपका इकलौता सहारा है, और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हद तक जो है उसमें लिमिटेड डाइवर्सिटी होगी, यानी संगठन में बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसी स्थिति में जो लिटिगेशन है वो बढ़ते जाएंगे और एनक्रोचमेंट बढ़ेगी, तो लिटिगेशन कम होने की गुंजाइश भी नहीं है। अब देखिए और क्या इश्यूज रहे। नो जुडिशियल ओवरसाइट, क्यों? क्योंकि देयर इज नो जुडिशियल ओवरसाइट ऑन ट्रिब्यूनल्स डिसीजन, फर्दर complicating waqf management. Without the possibility of appealing to a higher judicial body, decisions made by the tribunal may undermine transparency and accountability in the management of waqf properties. भाई वक्फ ट्रिब्यूनल अगर उनके द्वारा डिसीजन कभी भी हायर अथॉरिटीज के सामने जा ही नहीं सकता, उस पर सवाल उठ ही नहीं सकता, तो बहुत हद तक चांस है कि यहां पे क्या हो, एक तरीके का बायस है। ठीक, एंड अनसैटिस्फैक्टरी सर्वे वर्क जो है उसके कारण भी क्या हुआ है, लोगों को समस्या आई है। ये चीज आपको गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए फर्दर मिस यूज ऑफ प्रोविजंस, ये भी एक बड़ा बेसिक कारण रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वक्फ की उसको भी कई बार चैलेंज किया गया है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट SWBs have also misused some of the provisions of the act which created disharmony and discontent among the communities. ठीक, section 40 of the act was widely misused to acquire and declare a property as वक्फ property. section 40 जो है एक्ट का वो ये बताता है कि भैया वक्फ अगर चाहे तो किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक, तो इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा डिसहार्मनी की, डिसकंटेंट की, ठीक है, नाखुशी की कंडीशंस बनती है दूसरी कम्युनिटीज में। दिस हैज नॉट ओनली जनरेटेड इनॉर्मस नंबर ऑफ लिटिगेशन जो कहां चल रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल में, बट ऑल्सो डिसहार्मनी अमंग द कम्युनिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इस ये एक्ट जो है वक्फ एक्ट, ये एक स्पेशल लॉ है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक मैक्सिम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई लॉ है जो स्पेशल लॉ है, ठीक है, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, यानी कि जनरल लॉ कभी भी स्पेशल लॉ के ऊपर नहीं वर्क कर सकता। स्पेशल एक्ट है वक्फ एक्ट। सो दिस एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट फॉर रिलीजियस प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली वन रिलीजन ऑफ द कंट्री व्हेन नो सच लॉ एग्जिस्ट फॉर एनी अदर रिलीजन। ये भी अपने आप में राइट टू इक्वालिटी के सिद्धांत को क्या करता है, बाईपास करता है। तो बहुत सारे इश्यूज आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। मिनिस्ट्री ने ये स्टेप, ये अमेंडमेंट बिल लाने से पहले क्या किया, कंसल्टेशंस किए थे स्टेक होल्डर्स के द्वारा कि भैया क्या हमें ये अमेंडमेंट बिल एक्चुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए 2 मीटिंग्स भी हुई, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में ऑन द गिवन डेट्स, जहां पे कंसेंसस बनाया गया कि भाई एक्चुअली हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूटेबल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट बिल। इस अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए, वाइडनिंग द बेस ऑफ CWC एंड SWC's कॉम्पोजिशन, एक ये फैक्टर था जिसको ध्यान में रखा गया, यानी कि ये क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाए गए हैं, अमेंडमेंट बिल बनाया गया है। ठीक, यानी कि जो संशोधन बिल है वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया। तो पहला क्या, वाइडनिंग द बेस ऑफ CWC एंड SWB's कॉम्पोजिशन, कि भैया इनका जब संगठन हो तो उसमें उस कॉम्पोजिशन में क्या कर रखा जाए, एक वाइडनिंग रखी जाए, यानी कि और कम्युनिटीज को या और हम कह सकते हैं कि और दूसरे अथॉरिटीज को इंक्लूड किया जाए। दूसरा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुतवल्लीज में बदलाव किए जाए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स किया जाए, इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, survey of waqf property, mutation of waqf property, filing of accounts by mutawallis, reforms in filing annual accounts, review of provisions related to evacuee properties limitation act, scientific management of waqf property। ये सारी चीजों का ध्यान रख के आपके सामने आता है अमेंडमेंट बिल, जिसमें कुछ इस प्रकार के बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। अब ये सारे बदलाव जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे PDF के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। मेरा टेलीग्राम हैंडल है @theshubham-sir। फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हमारी जो पूरी टीम है, हमारी जो पूरी फैमिली है, वो लगभग 18,000 मेंबर्स के ऊपर जा चुकी है। तो जल्दी ही हम लोग 20,000 का मार्क भी टच कर सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग भाई
इस पूरी की पूरी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम हैंडल से। अब देखिए क्या क्या चीजें की फीचर्स हैं उनको हम लोग फटाफट देखते हैं कि अमेंडमेंट बिल में क्या क्या नई चीजें आई हैं। तो रीनेमिंग द वक्फ एक्ट 1995, इसको रीनेम करने की बात की गई है बाय द नेम ऑफ यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। यानी कि इसको एक बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक न्यूट्रल और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंटल नाम दिया गया है, मॉडिफाइड नाम दिया गया है, और ये एक स्टैंडर्ड स्टैटिक नाम नहीं है, ठीक, टू रिफ्लेक्ट इट्स ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी। दूसरा, वक्फ के फॉर्मेशन में और क्या बात की गई है, द एक्ट अलाउज वक्फ टू बी formed by declaration, recognition based on long-term use of waqf by users, and endowment when the line of succession ends, waqf alal औलाद। यानी कि अगर कोई संपत्ति वक्फ करनी है तो वो डिक्लेरेशन के द्वारा, कोई व्यक्ति अगर है वो डिक्लेयर कर सकता है मेरी संपत्ति वक्फ की जाती है। दूसरा, रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज, अगर मान लीजिए कि लोग हैं जो ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी यूज का बहुत समय से वक्फ के द्वारा यूटिलाइज की जा रही है, तो फिर उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, उनके द्वारा ये एक तरीके का रिकॉग्निशन दिया जा सकता है कि ठीक है भाई, अब ये वक्फ प्रॉपर्टी है, काफी समय से वक्फ इसको यूज कर रहा है, वक्फ बोर्ड इसको यूज कर रहे हैं। तीसरा, एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स, मतलब मान लीजिए कि एक्स पर्सन जो कि मुस्लिम है, वो अगर देखता है कि भाई मेरे पास कोई लीगल एयर्स नहीं है, ठीक है, मेरे कोई वंशज नहीं होने वाले हैं, तो वो अपनी संपत्ति क्या कर सकता है, एक तरीके से चढ़ावा दे सकता है, उसका एंडाउमेंट दे सकता है वक्फ बोर्ड को। तो इन तीन तरीकों से वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट की जा सकती है। आगे देखें, द बिल स्टेट्स दैट ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years मे डिक्लेयर अ वक्फ एंड इट क्लैरिफाइज दैट द पर्सन मस्ट ओन द प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड। यानी कि अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि अभी रिसेंटली उसने इस्लाम अपनाया है, तो वो इस्लाम अपनाते ही विद इन 6 months, विद इन 1 year अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। यानी कि मिनिमम उसको 5 साल तक इस्लाम को अपना के रखना पड़ेगा, इस्लाम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर पाएगा, वक्फ को संपत्ति में दे पाएगा। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की कन्वर्जन प्रैक्टिस भी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में कन्वर्जन के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए गलत ढंग से कन्वर्ट किया गया है, किसी भी रिलीजन से अगर इस्लाम में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो वह व्यक्ति तुरंत अपनी संपत्ति क्या ना कर सके, वो अपनी संपत्ति वक्फ को ना दे सके। 5 साल का एक बार यहां पे उस पे लगाया गया है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इट रिमूव्स वक्फ बाय यूजर where properties could be deemed as waqf based solely on prolonged use of religious purposes। just because एक संपत्ति को वक्फ के द्वारा धार्मिक पर्पस के लिए, धार्मिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इसीलिए उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये बात इस बिल में कही गई है। इट ऑल्सो एड्स दैट वक्फ अलाल औलाद must not result in denial of inheritance rights to the donor's heir including women heirs। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि कोई एक एक्स पर्सन है, वो एंडाउमेंट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि चढ़ावा कर देता है, तो अगर एक्स के लीगल एयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों का अधिकार उस प्रॉपर्टी पे बनता है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो दे दी जा रही है वक्फ बोर्ड को। तो भाई ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे, तो इनके राइट को भी सिक्योर करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल बात करता है। आगे चले, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, तो द बिल स्टेट्स दैट एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी सो। द कलेक्टर ऑफ द एरिया विल डिटरमाइन ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। इफ डीम्ड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही विल अपडेट द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर किसी सरकारी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक दर्शाता है, दिखाता है, तो ये चीज क्या की जा सकती है, क्रॉस चेक की जा सकती है, और जो कलेक्टर हैं उस एरिया के, वो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है, और अकॉर्डिंगली अपने रिकॉर्ड्स में बदलाव कर देंगे, और ये बात स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे। फर्दर, पावर टू डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ और नॉट। सो द एक्ट एम्पावर्स द वक्फ बोर्ड टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन
If a property is वक्फ, the bill removes this provision. जो ओरिजिनल आपका एक्ट था उसमें क्या था, वक्फ बोर्ड को पावर दी गई थी कि वो असर्टेन करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की संपत्ति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। आपका जो अमेंडमेंट बिल है वो उसमें ये प्रोविजन ही हटा दिया गया, क्योंकि बहुत हद तक ये संभावना थी कि वक्फ बोर्ड अगर खुद ही ये पावर होल्ड करेगा ये डिसाइड करने की कि कोई संपत्ति उसकी है या नहीं है, तो 99% चांसेस हैं कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना मानने में गुरेज क्यों करेगा। ठीक, तो वहां पे इस प्रोविजन का भी रिमूवल होता है। आगे देखिए, सर्वे ऑफ वक्फ, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ सर्वे कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर्स टू सर्वे द वक्फ, यानी वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करने के लिए भी अब सर्वे कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को लाने की बात की गई है। द बिल इंस्टेड इंपावर्स, मतलब एक्ट इस बारे में बात करता था, बिल क्या बोल रहा है, द बिल इंस्टेड इंपावर्स द कलेक्टर टू डू द सर्वे, पेंडिंग सर्वे विल बी कंडक्टेड एज पर द स्टेट रेवेन्यू लॉज। यानी कि पहले जो एक सर्वे कमिश्नर की एक हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी, जो एक्ट है उसको हटाता है और सीधे बोलता है कि भैया कलेक्टर के पास ये पावर होंगी और कलेक्टर इस चीज का सर्वे करें और पता करें कि क्या ये संपत्ति सरकारी है या वक्फ बोर्ड की है। आगे चलते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल सीडब्ल्यूसी, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, इससे रिलेटेड क्या बदलाव है, तो द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द सीडब्ल्यूसी टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वक्फ बोर्ड। एक्ट जो है 1995 का, वो सीडब्ल्यूसी बनवाता है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड को क्या करता है, वो एडवाइजरी पावर दे देता है। मतलब सीडब्ल्यूसी को एडवाइजरी पावर दे देता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकते हैं और वक्फ बोर्ड्स को एडवाइस दे सकते हैं। ठीक, the union minister in charge of waqf is the ex officio chairperson of the council. The act requires that all council members be Muslims and at least 2 must be women. ये act बोल रहा है, ठीक है। The bill instead provides that 2 members must be non-Muslims. देखिए, पहले तो जो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रहा है वहां पे जितने भी लोग हैं, all members of the council must be Muslim. ये बात खटकती है, क्योंकि अगर सारे के सारे एक ही मान लीजिए कि पंथ को बिलोंग करने वाले लोग हों, एक ही मजहब के लोग हों, एक ही रिलीजन के लोग हों, तो बहुत हद तक चांसेस है कि यहां पे बायस आ सकता है। और जहां बायस की स्थिति बन रही है वहां पे ये बिल क्या बोलता है, दैट एटलीस्ट 2 members to be women, ये एक्ट बोलता है। द बिल इंस्टेड प्रोवाइड्स दैट 2 members मस्ट बी नॉन मुस्लिम, MPs, former judges and eminent persons appointed to the council as per the act need not be Muslim. तो एक्ट ये कहता है कि भैया MPs को अपॉइंट किया जाए, फॉर्मर जजेस अपॉइंट कर दिए जाएं, एमिनेंट पर्संस हमारा पार्ट हो सीडब्ल्यूसी का, लेकिन वो सभी मुस्लिम होने चाहिए। तो ये जो मुस्लिम वाला क्राइटेरिया है ये खत्म कर दिया गया कि भैया अगर आपको मेंबर्स ऐड करने हैं सीडब्ल्यूसी में, तो जो 2 मेंबर्स ऐड हो रहे हैं उनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट उनको नॉन मुस्लिम होना चाहिए। आगे चले, The following members must be Muslims. पहले representative of Muslim organizations, scholars in Islamic law and chairpersons of Waqf board of the Muslim members, 2 must be women. ठीक, आगे देखिए वक्फ बोर्ड्स के बारे में क्या बोला गया है। तो वक्फ बोर्ड्स के बारे में बोला गया है that the act provides for election of up to 2 members each from electoral colleges of Muslims, यानी MPs, MLAs, MLCs and bar council members from the state to the board. ठीक है, तो वक्फ बोर्ड जो होंगे, जितने भी 2 मेंबर्स वहां से सिलेक्ट किए जाएंगे, ईच एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे शुड बी मुस्लिम्स, MLAs यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बार काउंसिल मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट टू द बोर्ड. द बिल इंस्टेड empowers the state government to nominate 1 person from each of the above background to the board. They need not be Muslims. तो अभी ये चीज ऑल मुस्लिम एप्लीकेबल हो रही थी, खाली मुस्लिम कॉलेज से ही लोगों को लिया जा रहा था, भले एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी का हिस्सा हो, बार काउंसिल के मेंबर हो, लेकिन मुस्लिम ही चुने जा रहे थे। अब ये क्या कर दिया गया, दे नीड नॉट बी मुस्लिम्स। बिल जो है ये चीज इंडक्ट करती है, इंट्रोड्यूस करती है। इट एड्स दैट द बोर्ड मस्ट हैव 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स एंड एटलीस्ट 1 मेंबर ईच फ्रॉम शिया, सुन्नी एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स। यानी कि आपको एटलीस्ट 1 नॉन मुस्लिम मेंबर रखना पड़ेगा अपने वक्फ बोर्ड में, साथ ही साथ में एटलीस्ट 1 मेंबर शिया कम्युनिटी से होने चाहिए, सुन्नी कम्युनिटी से होने चाहिए और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम से होने चाहिए, ताकि सभी तबके के मुस्लिमों को क्या मिले, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिले। आगे देखिए, इट मस्ट ऑल्सो हैव 1 मेंबर ईच फ्रॉम बोहरा एंड आगा खानी
Aga Khani communities if they have waqf in the state. The act provides that at least 2 members must be women. The bill states that 2 Muslim members must be women. ठीक, जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो मुस्लिम मेंबर्स जो हैं उनका विमेन होना जरूरी है, ना कि इनका। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स देखो, ट्रिब्यूनल्स में भी बदलाव किए गए हैं। सो द एक्ट रिक्वायर्स स्टेट्स टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स टू एड्रेस डिस्प्यूट ओवर वक्फ। ये एक्ट बात करता है द चेयरमैन ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स मस्ट बी जज ऑफ द रैंक इक्विवेलेंट टू क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और सिविल जज। अदर मेंबर्स इंक्लूड अ स्टेट ऑफिसर इक्वल टू एन एडीएम एंड अ पर्सन knowledgeable in Muslim law and jurisprudence. ये बात तो ठीक है। The bill removes the latter from the tribunal. It instead provides that the following should be the members: a current or former district court judge as its chairman. ठीक, तो पहले क्या था? पहले किसको देखा जा रहा था? The chairman of this वक्फ board must be judge of the rank equivalent to class 1. अब क्या कर दिया गया है? A current or former district court judge as its chairman and a current or former officer of the rank of joint secretary to the state government must compose the tribunal. तो इसमें भी बदलाव कर दिए गए हैं। अब देखिए, अपील ऑन ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ से डिसीजन दिया और ट्रिब्यूनल के डिसीजन से कोई पार्टी अग्रीव्ड है, खुश नहीं है, तो वो क्या करे? अंडर द एक्ट डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल आर फाइनल एंड अपील्स अगेंस्ट इट्स डिसीजन इन कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड। द हाई कोर्ट कैन कंसिडर मैटर्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द बोर्ड और ऑन अग्रीव्ड पार्टी। ये एक्ट में चल रहा था। बिल में क्या किया गया? द बिल ओमिट्स द प्रोविजन डीमिंग फाइनलिटी टू द ट्रिब्यूनल्स डिसीजन and the tribunal's order may be appealed to high court within a period of 90 days. यानी कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल को, ठीक है, हाई कोर्ट जो था, हाई कोर्ट सुओ मोटो तो उठा सकता था मामला, लेकिन अब यह मामला कर दिया गया कि भैया अगर कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड के, वक्फ ट्रिब्यूनल के, ठीक है, WT के डिसीजन से अगर कोई व्यक्ति नाखुश है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट जाए और कहां पे मामला लगा दे? डायरेक्ट जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जो कि काफी एक वेलकमिंग मूव भी है। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़ा दी गई है। द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग। अब ये CWC के पास पावर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ वक्फ एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द वक्फ बोर्ड। सबसे बड़ी पावर तो यह है कि भैया वक्फ बोर्ड जो है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या किया जाए? उसके अकाउंट्स को पब्लिश किया जाए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। अंडर द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट मे गेट द अकाउंट्स ऑफ वक्फ ऑडिटेड एट एनी पॉइंट। द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट दीज ऑडिट बाय द कैग और अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वक्फ अकाउंट को क्या कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं। और ये ऑडिट कौन करवा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी करवा सकती है। किसके द्वारा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ये चीज करवाई जा सकती है। अब देखिए, आप लोगों को यह बात समझ में आ चुकी है कि हिस्ट्री क्या थी, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट क्या था, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि इस एक्ट को लाने के पीछे का, या इस अमेंडमेंट बिल को लाने के पीछे का कारण क्या था। ये पूरा का पूरा जो बिल है ये डिस्प्यूट में है, डिबेटेबल है, काफी ज्यादा धर्म के नाम पे और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि कम्युनल एंगल से इसको देखा जा रहा है। लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल इस बिल को और इसको लाए जाने के कारण को स्टडी करें तो आप ये समझेंगे कि कई ऐसे नॉर्म्स थे जहां पे वक्फ बोर्ड जो है उसको ऑटोक्रेटिक बना दिया गया था, उसके एक्शंस को ऑटोक्रेटिक बना दिया गया था 1995 के एक्ट के द्वारा, उसकी पावर्स को रेगुलेट करने के लिए, कर्ब डाउन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वक्फ ट्रिब्यूनल किसी भी तरीके से जुडिशरी के ऊपर ना चले जाएं, उस चीज को इंश्योर करने के लिए ही ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। आपका इस अमेंडमेंट बिल के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। बहुत समय से मैं यूट्यूब पे नहीं आया था, आपसे नहीं मिला था, नहीं रूबरू हो पाया था, अब मैं वापस आ गया हूं, आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। ये मेरे टेलीग्राम हैंडल का QR कोड है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के @द शुभम सर सर्च करेंगे तो आपको इस पूरे सेशन की PDF मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं जल्दी ही और दूसरे टॉपिक्स के साथ आप लोगों से मिलूंगा। इसी के साथ इस सेशन को रैप अप करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जी और जीने दो, एंड व्हाट। जय हिंद। और अगर आप चाहें तो हमारे सुपर ट्रायथलॉन्स को भी अटेंड कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा कि इस अमेंडमेंट बिल के बारे में आपका क्या विचार है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।